आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये हमने 10th में पढ़ा भी था। टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन। अब जैसे कि एक टेबल पर एक बॉडी पड़ी है, उसका वेट है W। तो जो बॉडी टेबल पर वेट लगा रही है W, तो उसके इक्वल अपोजिट टेबल भी उसी बॉडी पर फोर्स लगाती है R। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में लगती है। ये बैलेंस हो जाती है बाद में। अब अगला हम करेंगे हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। ये समझने वाला, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है, एक हॉर्स है, वो उसको हमने कार्ट से अटैच किया है। कार्ट का वेट है W1। तो W1 वेट डायरेक्शन डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी R1 इन अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ऐसे ही हॉर्स का भी कुछ वेट होगा, उसको हमने लेट किया W2 वेट लेट किया है, वो डाउनवर्ड में लग रहा है, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा R2 अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन। अब ऐसे ही हॉर्स है, क्या कर रहा है, वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो फोर्स लगाएगा ग्राउंड पर F एंगल से, F फोर्स लगाएगा थीटा एंगल पर। तो ग्राउंड क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सेम R हमने लेट किया R। तो क्या करेगा वो R, अगर हम उसके कंपोनेंट्स करते हैं, डिवाइड करते हैं, R कोस थीटा बन जाएगा, ये R साइन थीटा। अब क्या करता है R साइन थीटा तो हमारा वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन R कोस थीटा हमारा ऑब्जेक्ट को आगे जाने में हेल्प करता है, हॉर्स को आगे जाने में हेल्प करेगा। अब ये T टेंशन होगी। अब हॉर्स क्या कर रहा है, कार्ट को पुल कर रहा है T फोर्स से। ऐसे ही कार्ट भी हॉर्स को पुल कर रही है T से। ये T टेंशन होती है, खिंचाव कह सकते हैं हम, हिंदी भाषा में कहते हैं खिंचाव ही कहते हैं इसको। ये दोनों भी सेम फोर्स होगी, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो अब ये हमें प्रूव करने की काट जाएगी या नहीं जाएगी, डिपेंड किस पे करता है। एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगती है, F स्मॉल f से किया है मैंने ये रिप्रेजेंट। अगर फ्रिक्शनल फोर्स R कोस थीटा से कम है तभी काट मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वरना काट मूव नहीं करेगी। यही है, मैंने लिखा है पॉइंट्स में। अब अगला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, जो हमने पार्टिकल्स लेट किए, जिसकी मैंने A पार्टिकल लेट किया, एक B पार्टिकल लेट किया है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वही लग रही है। जो आउटसाइड सरफेस है, आउटसाइड जैसे कि आउटसाइड C पार्टिकल है, उसकी फोर्स नहीं लग रही, वो फोर्स इन दोनों पर एग्जैक्ट नहीं करेगा। हम इन दोनों का कंसिडरेशन करेंगे, बाहर का कुछ नहीं देखते। तो आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, 0। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये इसका प्रूफ करता है। हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था हमारा, फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। अगर हम एक्सटर्नल को फोर्स के लेते हैं, तो ये एक्सटर्नल फोर्स लिया हमने, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, 0। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब आती है इसकी एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन। जब हम शूट करते हैं तो बुलेट आगे जाती है और गन हमारे थोड़ा सा पीछे की तरफ आती है। वो क्यों आती है, ये इसी पर डिपेंड करता है। इनिशियली क्या है, बुलेट और गन पहले रेस्ट पर होती है दोनों बिफोर फायरिंग, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मोमेंटम होता है m इंटू वी। वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाएगी स्टार्टिंग में जब रेस्ट पर है। तो अब आता है फायरिंग के, जब हमने फायर कर दिया तो मास क्या है बुलेट का, हमने स्मॉल m से लेट किया है, मास ऑफ गन हमने कैपिटल M से लेट किया है। बुलेट का हमने स्मॉल v और वेलोसिटी ऑफ गन हमने लेट किया कि कैपिटल। अब क्या हो जाएगा, फाइनल टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड मोमेंटम ऑफ गन। मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो जाएगी, mv स्मॉल mv, और गन का हो जाएगा कैपिटल mv। आफ्टर फायरिंग का है, तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम होते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था हमारा, 0, और फाइनल मोमेंटम क्या था हमारा, mv प्लस mv। तो यहाँ से v वेलोसिटी, जिस स्पीड से रिकॉल हुई है गन, तो क्या हो जाएगी वो v इज इक्वल टू माइनस mv अपॉन m। ये माइनस क्यों आया, ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि गन हमारी बुलेट हमारी इस डायरेक्शन में गई है,
तो हमारी गन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए माइनस का साइन आया ये। अब ऐसे ही अगली प्रॉपर्टी है, अगला एप्लीकेशन है रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स। रॉकेट और जेट प्लेन में कैसे हेल्प करता है, जब क्या होता है बिफोर फायरिंग हम टोटल मोमेंटम क्या होता है 0, क्योंकि जो फ्यूल है फ्यूल भी रेस्ट पर होता है और रॉकेट भी रेस्ट पर है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। जब रॉकेट फायर करते हैं तो क्या होता है फ्यूल बर्न करके हॉट गैस प्रोड्यूस करता है। हॉट गैस है तो वो वी वेलोसिटी से किसी स्पीड से बैक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है और हमारा रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा बैकवर्ड मोमेंट ऑफ गैस, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो गैस आई है उसका मोमेंटम, प्लस फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ द रॉकेट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा रॉकेट जा रहा है। तो क्या हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ गैस प्लस फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ गैस क्या हो जाएगा 0। ये है रॉकेट और जेट प्लेन्स के बेसिस का केस। अब है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ की डेरिवेशन वो कैसे है। हमने कंसिडर किए 2 पार्टिकल्स है सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। तो हमने लेट किया डेल्टा पी ए क्या है चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए एंड डेल्टा पी बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा 0। टोटल चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या है 0, तो मतलब डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी क्या होगा 0। तो डेल्टा पी ए किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ डेल्टा पी बी, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, अब हमें ये पता है कि फोर्स क्या होती है हमारी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से एफ ए बी कितना आ गया डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी, ऐसे ही एफ बी ए आ गया डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से एफ ए बी क्या है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स एफ बी ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो डेल्टा पी ए इज इक्वल टू क्या था माइनस डेल्टा पी बी, तो इनकी हमने वैल्यूज़ पुट की तो क्या आ गया एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ये न्यूटन थर्ड लॉ है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन। अब हम करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ रियल लॉ। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है, इसका मतलब है न्यूटन सेकेंड लॉ है वही रियल लॉ है, उससे हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं और उसी से हम थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ कैसे करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स क्या है एम ए है, हमने प्रूफ भी किया था। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो एम ए यहाँ से एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम तो 0 हो गया, तो v माइनस यू क्या हो गया 0, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हो गई। अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 ऐसे, तो बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। ऐसे ही अगर हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, मतलब हमने लेट किया x है, तो क्या होगा बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन। अब हमने प्रूव किया था फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, अब हम प्रूव करेंगे थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। हमने 2 पार्टिकल्स लेट किए ए एंड बी, ये बिफोर कॉलिजन का है केस, ये आफ्टर कॉलिजन। तो हमने उसका मास है एम ए एम बी वी ए वी बी, मोमेंटम पी ए पी बी, और आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा मास एम ए एम बी पी ए डैश पी बी डैश वी ए डैश वी बी डैश। अब फोर्स ए और बी, ए बी क्या है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एफ बी ए लेट किया हमने फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये ध्यान रखना हम एफ ए बी किसको ले रहे हैं, एफ बी ए किसको ले रहे हैं। कोई भी अगर डेरिवेशन करो उसमें हमें ज़रूर मेंशन करना है कि हम एफ ए बी क्यों ले रहे हैं और एफ बी ए क्या ले रहे हैं। कुछ बुक्स में एफ ए बी को हमने लिया हुआ है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसलिए ज़रूर लिखना ये। अब सेकेंड लॉ ऑफ क्या कहता है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ गई एफ डेल्टा टी। अब डेल्टा पी ए क्या हो गया यहाँ से एफ ए बी डेल्टा टी, ऐसे ही पी बी क्या हो गया एफ बी ए डेल्टा टी। टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा
चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी। तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी। तो डेल्टा पी ए की वैल्यू पुट कर दी हमने, डेल्टा पी बी की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गई, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी क्या होगा 0। ये 0 है तो क्या हो जाएगा एफ ए बी, डेल्टा टी प्लस एफ बी है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0। ये 0 है, टी कॉमन आ गया, कट गया, तो क्या बनेगा एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी है, मतलब एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन। यही थर्ड लॉ है हमारा। अब है हमारा कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस क्या होती है, जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, जब बहुत सारी फोर्स एक ही पॉइंट पर एक साथ लगती है। जैसे कि पॉइंट ओ पर F1 फोर्स लग रही है, F2 फोर्स लग रही है, F3 फोर्स लग रही है, F4 फोर्स लग रही है, ये सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लग रही है। वो अब इसको करने के लिए मैंने क्या लिया, F1 और F2 फोर्स लग रही है, तो इसका रिजल्टेंट हमने ले लिया F4। F3 और F4 अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर सारी फोर्सेस का सम, रिजल्टेंट फोर्स किसी भी सिस्टम में 0 हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। दैट इज़ जितनी फोर्सेस लग रही हैं F1 प्लस F2 प्लस F3, इनका सम अगर 0 हो जाता है तो ये इक्विलिब्रियम कहलाता है। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस कह सकते हैं हम। अब अगला है हमारा कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन क्या होता है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और 90% एग्जाम में आती है। इसमें क्या है, कनेक्टेड मोशन में दो मास लिए हैं हमने, दो बॉडी ली है, एक का मास है कैपिटल M, एक का है स्मॉल m। उसको हमने एक स्ट्रिंग से अटैच किया इनएक्सटेंसिबल मतलब उसको ना हम स्ट्रेच होती है वो ना कुछ होता है उसको हमने एक पुली पर लटका दी। पुली जिसकी कुएं में देखा होगा वो पुली लगता है, वही वाला। अब हमने उसे अटैच कर दिया। कंसिडर टू मासेस M and M tied at the ends of the inextensible string and passes it over the frictionless pulley। frictionless मतलब जिसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रही। अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी तो वो केस अलग हो जाएगा, हमें फ्रिक्शनलेस पुली लेना है। टी हमने टेंशन मतलब खिंचाव भी होगा, यहाँ पर इस साइड में खिंचाव होगा तो हमने टी लिया उसको, और ये एक्सेलरेशन जो होता है। अब हम कंसिडर करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन मास M। कैपिटल M पर जो फोर्स लग रही है, हमने लेट किया है कि M जो कैपिटल M है वो मास भारी है और स्मॉल m है। जो भारी चीज़ है वही नीचे जाएगी और ये वाली ऊपर जाएगी। इसका एक्सेलरेशन तो हो गया नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन हो गया ऊपर की तरफ। टी टेंशन खिंचाव तो ऊपर की तरफ ही रहता है, टी ही रहेगा दोनों साइड। इसका वेट क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, इसका वेट होगा स्मॉल mg। अब क्या फोर्स मास पर M पर कौन सी लग रही है, कैपिटल M पर कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो, और दूसरा होगा टेंशन T एक्टिंग अपवर्ड, जो T अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी उस बॉडी पर, मास M पर कितनी हो जाएगी, mg माइनस टी। mg नीचे की तरफ जा रहा है तो mg माइनस टी आएगा, ma कि हम फोर्स को ma लिखते हैं। यहाँ से इक्वेशन आ गई नंबर 1। अब दूसरा है फोर्स एक्टिंग ऑन मास M। अब स्मॉल बॉडी पर क्या लग रही है, मैंने ये बॉडी अलग से बनाई है, यहीं सिस्टम बनाया है। इसमें टेंशन T थी, एक्सेलरेशन अपवर्ड की तरफ लग रहा था, मास mg है। तो वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम वैसे ही mg, और टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, T माइनस mg। अब आपको हो गया, पिछली बार हमने जब कैपिटल M का केस ले रहे थे तब तो mg माइनस T किया था, यहाँ पर T माइनस mg क्यों हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी ऊपर की डायरेक्शन जा रही है इसलिए T माइनस mg, जो ऊपर वाला माइनस नीचे वाली आएगी, लेकिन उसमें डाउनवर्ड की डायरेक्शन जा रही थी इसलिए mg माइनस T हुआ। तो यहाँ से इक्वल टू ma स्मॉल ma, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल, mg माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू कैपिटल ma प्लस स्मॉल ma। इनको किया तो एक ही वैल्यू आ गई हमारी m माइनस m g अपॉन m प्लस m। ये हो गया एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, बहुत काम आता है आगे। अब ऐसे ही अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, m माइनस टी
अपॉन में टी माइनस एम जी, एम ए अपॉन एम ए, एम ए से ए कट गया तो एम अपॉन एम बच गया। यहाँ से टी की वैल्यू आएगी 2 जी अपॉन एम प्लस एम। टेंशन और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हमें याद रख रहे हैं, ये इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं एग्जाम में। अब अगला है हमारा अपेरेंट वेट इन लिफ्ट। जब हम लिफ्ट के अंदर जाते हैं तब हमारा वेट, एक्चुअल वेट जो होता है, मान लीजिए 60 ग्राम है, 60 kg है, तो हमारा वेट उससे कम ज़्यादा हो सकता है। वो ऐसे क्यों हो सकता है वो हम देखते हैं, क्यों हो सकता है और कैसे हो सकता है और कब होगा, किन कंडीशन में होगा, वो सब देखते हैं आगे। हमने लेट किया है, एक कंसिडर किया एक पर्सन को जिसका मास है m, एक वेइंग मशीन पर खड़ा है लिफ्ट के अंदर। उसका एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, mg। r क्या हो जाएगा, रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द, अब कोई बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, mg फोर्स लग रही है, तो सरफेस भी तो अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाया, रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, वो हमने लेट किया r रिएक्शन लगा रहा है, तो उसको वो r क्या होगा, अपेरेंट वेट भी होगा और वही रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द मैन। अब हम केस लेते हैं। पहला केस है हमारा जब लिफ्ट रेस्ट पर है, जब लिफ्ट मूव नहीं कर रही, रेस्ट पर है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है हमारा 0 नेट। अब ये केस लिया मैंने ऐसे, लिफ्ट में ये वेइंग मशीन है, ये मैन है, ये वेट उसका mg लग रहा है, ये r हो गया उसका रिएक्शन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, r माइनस mg इक्वल टू एम ए क्या है हमारा, a तो 0 है हमारा, तो r माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू एम जी। हमारा अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, उस टाइम हमारा वेट क्या होगा, mg। एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट हमारा सेम होगा। अब हम सेकंड केस लेते हैं, व्हेन लिफ्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अब हमारा एक्सेलरेशन 0 लेकिन लिफ्ट मूव कर रही है, तब क्या होगा, नेट फोर्स r माइनस एम जी इक्वल टू एम ए 0 है, तो क्या हो जाएगा, r माइनस एम जी इक्वल टू 0, r इक्वल टू एम जी। इस केस में भी हमारा एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट सेम होगा। अब हमारा थर्ड केस है, व्हेन लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो नेट फोर्स हमारी लिफ्ट है एम जी विद डाउनवर्ड की डायरेक्शन, डाउनवर्ड में लग रहा है, और रिएक्शन r अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन लग रहा है अपवर्ड में, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, r माइनस एम जी इक्वल टू एम ए होगा। तो यहाँ से r कितना आया हमारा अपेरेंट वेट, एम जी प्लस एम ए, एम इक्वल टू जी प्लस ए। मतलब अगर हम लिफ्ट में अपवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं और लिफ्ट हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, एक्सेलरेशन से जा रही है, तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। मतलब अगर हमारा एक्चुअल वेट 60 kg है तो हमारा उससे ज़्यादा होगा। वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा ग्रेविटी पर, सॉरी एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है कि हमारा वेट उस टाइम कितना होगा। मतलब आपका वेट अगर 60 kg है तो 60 नहीं होगा उस टाइम वेटिंग मशीन में, आपका 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, कितना भी हो सकता है। अब अगला आता है केस, व्हेन लिफ्ट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, जब लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रही है तब क्या होगा, वेट mg है, वही रिएक्शन r, डाउनवर्ड जा रही है लिफ्ट हमारी a से, तो क्या होगा, नेट फोर्स mg माइनस r इक्वल टू एम ए। r क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा mg माइनस ए, यहाँ हमारा वेट कम हो रहा है, अपेरेंट वेट हमारा एक्चुअल वेट से कम है। मतलब आपका 60 kg वेट है तो उससे कम 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा। अब अगला केस आता है, व्हेन लिफ्ट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ये केस मान लिया आप लिफ्ट में जा रही, लिफ्ट ख़राब हो गई और लिफ्ट नीचे की तरफ गिर रही है, तब क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस जी क्या हो जाएगा, 0। मतलब हमारा वेट उस टाइम 0 है, मतलब हम वेटलेस फील करेंगे।